चल लास्ट लास्ट क्लास में किसी को डाउट है कुछ तो आप रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास का जो भी चीज था। लास्ट क्लास किसी को डाउट है तो आप रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। यस नंदनी। सर ट्रांसमिशन प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसमिशन प्रोसेस जो है वो एक्चुअल में कन्वर्जन प्रोसेस कहलाता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है, ठीक है, जो आपका सन में चलता है या न्यूक्लियर पावर प्लांट में चलता है। जैसे सन में आप लोगों ने एग्जांपल लिखा था कि हाइड्रोजन गेट्स कंबाइंड टू फॉर्म हीलियम, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम अपने पृथ्वी पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रिएक्शंस कराते हैं। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम क्या क्या होता है कि उसका रिएक्शन होने के बाद वो थोरियम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है। तो इनको हम कहते हैं ट्रांसमिशन प्रोसेस। ट्रांसमिशन का एक ही मतलब है कि एक एलिमेंट से वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। इस ट्रांसमिशन प्रोसेस में आपके पास जो यूरेनियम है उससे कुछ रेडिएशंस निकलते हैं, जैसे अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेज, ठीक है। तो इन सब की वजह से हमारा एक एलिमेंट दूसरे में बदल जाता है और इन पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसमिशन प्रोसेस, ठीक है। यस सर। सर वो फिनाइलेथैलेमीन और फिना डोपामाइन था। हाँ, कौन है? फिनाइलिथाइलामीन। हाँ वो हार्मोन है। हाँ, क्या? वो सर वो केमिकल्स था, हाँ, हार्मोन है। आपने देखा कहीं? नहीं। तो फिर देखो, फिनाइल इथाइल अमीन जो है एक्चुअली वो बेंजीन, अमोनिया और इथाइल का कंपाउंड है, ठीक है, जो हमारे बॉडीज में रिलीज होता है, ठीक। अब ये जो रिलीज होता है तो हम इनको कुछ ना कुछ तो नाम देंगे ही। तो उनका जो स्ट्रक्चर देखा गया है वो बेंजीन के कंपाउंड और अमोनिया के कंपाउंड से मिलता जुलता है, ठीक है। इस वजह से इसको ऐसा नाम पड़ता है फिनाइल इथाइल अमीन। देखिए, ये सब हमारे बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये सिर्फ अपने समय के अनुसार रिलीज होते हैं। जैसे अगर आप खाना खाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके खाने का समय है 1 बजे और आप किसी दिन 1 बजे ना खाओ, वो खाना आप खाओ उस दिन 3 बजे, तो होता क्या है, आपके पेट में अचानक से जलन चालू हो जाता है, होता है कि नहीं, ठीक, जिसको हम कहते हैं एसिडिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पेट में खाना जाने का जो समय 1 बजे है, तो जब खाना जाता है तो उसके बाद आपका पेट क्या करता है कि एसिड रिलीज करता है, जिससे कि वो खाना टूटता है और टूटने के बाद वो खाना पचता है, फिर जाके आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो हर किसी का अपना समय है, चूंकि ये हमारे बॉडी के अंदर ही होता है, इसीलिए हम क्या बोले इसको, बायोलॉजिकल टर्म में डिफाइन करते हैं। और बायोलॉजिकल टर्म में डिफाइन करने के लिए हमें केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। इस वजह से हम इसे सेंट्रल केमिस्ट्री या सेंट्रल साइंस कहते हैं केमिस्ट्री को, क्योंकि हमारे जो शरीर है वो एक्चुअल में बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी हम सेल्स पढ़ेंगे या जो भी इसमें केमिकल्स पढ़ेंगे, सब असल में बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो जो आपका फिनाइल इथाइल अमीन हो गया, ये सब हम डिफाइन करेंगे केमिस्ट्री के लिए, लेकिन हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। यस सर। और किसी का और किसी का कोई डाउट? हाँ प्रियांश बोलो। सर एनालिटिकल केमिस्ट्री सर। देखो, एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट का, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके क्वालिटी को बढ़ाना। जैसे आप देखो, अगर आप मार्केट जाते हो तो पंखा खरीदने के लिए, तो आपको मार्केट में 3 से 4 पंखा दिखाएगा, उसका बोलेगा सर ये अच्छा है, इसमें ये खूबी है, इसमें वो खूबी है। तो आप क्या करेंगे कि भैया जो अच्छा है वही मुझे देना, ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का काम क्या है इंडस्ट्री में या फैक्ट्रीज वगैरह में,
इसमें जो इंजीनियर्स काम करते हैं वो लोग करते क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट के क्वालिटी को चेक करते हैं, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है ये मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, या कस्टमर इससे सेटिस्फाई होंगे या नहीं होंगे। तो इस ब्रांच का मेन काम वही है कि उनके क्वालिटीज को चेक करना, ठीक है। यस सर। और किसी का? और किसी का डाउट? नहीं तो फिर आगे चलेंगे। अगर डाउट नहीं है तो सब नो लिखिए, फिर आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। और हाँ अंशु बोलो। सर वो एग्जांपल एक बार डिस्कस कर दीजिए। कौन सा? वो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का देखो, एक्चुअली जो सन में चलता है कौन सा रिएक्शन है, फिजन है कि फ्यूजन है? सर फ्यूजन है। पक्का? यस सर। ठीक, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है, फ्यूजन रिएक्शन का काम क्या है कि छोटी छोटी चीजों को मिला के बड़ा करना, ठीक है। तो जब हम किसी छोटे चीज को मिलाते हैं तो उस कंडीशन में क्या, अभी आप हाइड्रोजन को ले लो, तो हाइड्रोजन में कैसा, आपके पास सिर्फ एक ही सेल होगा और उस एक सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। तो उस हाइड्रोजन में अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं जबरदस्ती, जैसे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जब जुड़ा तो H2 बन गया, ठीक है, उसी जगह पे अगर हम एक और हाइड्रोजन लेके आते हैं और उसके बाद उसमें ऐड करते हैं, ठीक, तो वो क्या करेगा, जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन में तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हमें Yes. करना क्या पड़ता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, या आप यूं कहिए कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, देना नहीं पड़ता, रिलीज होता है, ठीक है। रिलीज क्यों होगा कि जब तक कोई एटम उसका पोटेंशियल एनर्जी एकदम मिनिमम ना हो जाए तब तक वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो अपने एनर्जी को एकदम मिनिमम करने के लिए 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और लास्ट में 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, एक ऐसा एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं जिसका एटॉमिक मास 4 हो जाता है। चूंकि एटॉमिक मास 4 हो जाता है तो हम उसको हाइड्रोजन तो कह नहीं सकते, ठीक। तो हम क्या कहेंगे कि वो हीलियम का फॉर्मेशन करता है। तो जो सन्स में या फिर जो स्टार्स में जो रिएक्शंस होते हैं, हम क्या कहते हैं कि भाई ये हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में, और साथ में साथ क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन भी करता है। देन आप चले आइए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन क्या है, तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है वैसे एलिमेंट जो अपने आप में रिएक्शंस दिखाता हो, जैसे कि यूरेनियम, आप सबने देखा है यूरेनियम से एक लाइट निकलता है, ठीक है। अगर आप यूरेनियम को बंद कमरे में रख दो तो उससे क्या होगा, आपको एक रोशनी दिखेगी। अब वो रोशनी है क्या, Yes. वो एक्चुअल में होता है अल्फा बीटा और गामा रेज, ठीक है। तो इनका काम क्या है, ये ऑटोमेटिकली निकलते हैं उससे, अगर उसे छोड़ दिया जाए हवा में तो आपका यूरेनियम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। खत्म होने का रीजन है कि वो उससे रेडिएशंस निकलते हैं, उसका मास घटता चला जाता है। अल्फा रेज जो है, अल्फा रेज इज नथिंग बट हीलियम पार्टिकल्स, हीलियम पार्टिकल्स को ही हम अल्फा रेज कहते हैं, ठीक है। तो हीलियम अगर मान लीजिए निकल रहा है किसी से, तो होता क्या है कि उससे उसका एटॉमिक मास घटता रहता है, ठीक। अब एटॉमिक मास घटेगा तो होता क्या है, यूरेनियम कन्वर्ट होना चालू हो जाता है दूसरे एलिमेंट्स में, जैसे थोरियम में, क्रिप्टॉन में, जेनॉन में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में ये कन्वर्ट होने लगता है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का बेसिक फंडा क्या है कि हम ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लेते हैं जिससे हाई एनर्जी प्रोडक्शन किया जा सके और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सके ताकि हर घर को बिजली पहुंचे, ठीक है। Yes. एनीथिंग एल्स? No. Thanks. और किसी का डाउट? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किसने पूछा? ये कौन है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो पूछ रहा है नाम लिख के? अरे कम से कम नाम तो बताओ।
चंदन, देखो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक्चुअली क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, हम इसमें एक्चुअली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम मेनली नया प्रोडक्ट बनाने पे ही काम करते हैं। नया प्रोडक्ट कहने का मतलब है कुछ भी नया चीज़ मार्केट को देना जो मार्केट में आसानी से चल सके और जिसे हम यूज़ कर सकें। तो इंडस्ट्री में बहुत सारे काम्स होते हैं, जैसे दवा बनाना, कपड़ा बनाना, खाना खाना पैक करना, खाना बनाना, ठीक है? उसके बाद आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम ले लो, आप घर में बहुत सारे बर्तन यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हर कुछ इंडस्ट्री में ही तैयार किया जाता है, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो। हर किसी को तैयार करने का एक बेसिक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, उस तरीके से ही चलता है। जैसे अगर हमें पेन बनाना हो, तो पेन बनाने के लिए हमें उसका कैप बनाना होगा, मतलब उसका ढक्कन बनाना होगा, उस पेन का बॉडी बनाना होगा, उसका रिफिल बनाना होगा। और ऐसा भी है कि हमें कुछ रूल्स भी सैटिस्फाई करने होते हैं, जैसे कि आप अगर किसी पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो उस पेन का रिफिल किसी और पेन में सेट नहीं हो सकता। हमें ये सब चीज़ों को भी देखना होता है, ठीक है? तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है कि इंडस्ट्री में जो भी प्रोसेस चलता है, जो तरीका चलता है, उन सब चीज़ों की स्टडी करना और उसमें कुछ नया लेके आना, ठीक है? और कुछ? आगे चलें? चलिए मैं कुछ अब आगे देखते हैं, उसके बाद फिर आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, ठीक है? देन ध्यान से सब सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, कोई इधर-उधर बात नहीं करेगा और आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा फिज़िक्स में। आप सबने यूनिट डायमेंशंस पढ़ा है फिज़िक्स में, ठीक है? तो हो सकता है कुछ आपको कॉमन मिले, कुछ आपको नया मिले, तो ध्यान से सुनेंगे क्योंकि उससे बेस्ड आपको लास्ट में क्वेश्चन भी मिलेगा, वो आपको करके सबमिट करना है। देखो सबसे पहला स्टेट्स ऑफ मैटर। अब सबने स्टेट्स ऑफ मैटर देखा है, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है 10th में, ठीक है? चूंकि स्टेट ऑफ मैटर हम बेसिकली 3 टाइप के पढ़ते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। ये 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो हम पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा आप सबने 9th में या आपने 10th में ही 2 और देखा है, जिसे हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं या फिर बीईसी कहा जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये 2 साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बना है। सबसे पहला नाम बोस, उनका पूरा नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। ये कोलकाता से थे और ये इंडियन साइंटिस्ट हैं। उसके बाद दूसरा आपको पता है आइंस्टाइन, ठीक है? इन दोनों ने मिलकर ये 5वां स्टेट ऑफ मैटर को खोजा था, ठीक है? तो बेसिकली हम 3 पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअल में स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे मतलब आप ऑलरेडी नेट पे सर्च कर सकते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर आपको काफ़ी सारा मिलेगा। उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम है फर्मियोनिक कंडेंसेट, रिडबर्ग पोलरॉन्स, ठीक? देन सुपर कंडक्टर्स, सुपर फ्लूइड, ठीक है? ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सुपर आइस, देन सुपर क्रिस्टल्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर को, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन करते हैं। बहुत सारे हैं, आप एक बार चेक करेंगे और आपका एक होमवर्क ये भी रहेगा कि आपको कुछ का लिस्ट एटलीस्ट इन 5 के अलावा आपको 10 और लिख के मुझे दिखाने हैं, ठीक है? सबसे पहला सॉलिड, सॉलिड कहते हैं किसको है?
हर वो चीज जो स्ट्रांग हो, जो रिजिड हो, उसे हम सॉलिड कहेंगे, जिनका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट मास होगा। ठीक, इवन आपके घर में हर चीज, आपका पूरा घर बना हुआ है सॉलिड से। ठीक, a substance is said to be solid if it possesses a definite volume and a definite shape। ये तो हम पढ़ते आए हैं अभी तक का जनरल डेफिनेशन, लेकिन इसके साथ एक और डेफिनेशन ऐड किया जाएगा, that is the interatomic, interionic और intermolecular force of attraction is much higher than liquids and gases। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि हर चीज एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल से बना है, चाहे वो आपका सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या फिर गैस हो। सॉलिड्स के केस में कैसा है, एक एटम दूसरे एटम को बहुत ताकत से पकड़ के रखता है और उस ताकत को हम कहते हैं फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड्स के केस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक, अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 नाम लिखा है। सबसे पहला इंटर एटॉमिक, दूसरा इंटर आयनिक और तीसरा इंटर मॉलिक्यूलर। तो ये 3 अलग-अलग टाइप के सॉलिड्स को डिफाइन करते हैं। अभी सबसे पहला इंटर एटॉमिक, ये वैसे सॉलिड्स होंगे जो एटम से बने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एटम से बने होंगे। दूसरा इंटर आयोनिक, ये वैसे सॉलिड्स होंगे जो कि आयंस के थ्रू बने होंगे, जैसे आपका घर का कॉमन सॉल्ट, जो आप घर में नमक खाते हैं, NaCl से बना है। देन इंटरमॉलिक्यूलर, ये वैसे सॉलिड्स होंगे जो मॉलिक्यूल से जुड़े होंगे, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा और तब जाके एक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इन सब में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन एटम्स, मॉलिक्यूल से आयंस को पकड़ने की ताकत जब बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, सॉलिड्स का निर्माण करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, शुगर, आयरन, आइस, गोल्ड, कोल, ETC, ये सब सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। देन सेकंड है आपका लिक्विड। ए सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड का काम क्या है, वॉल्यूम तो होगा इसका, लेकिन इसका कोई शेप नहीं होगा। देन दूसरा लाइन, इट एक्वायर्स द शेप ऑफ ए कंटेनर। लिक्विड को आप जिसमें रखिए वो उसका शेप ले लेता है। देन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is in between solids and gases। लिक्विड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सॉलिड और गैस के बीच में होता है। आप सबने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा है 10th में, या एक एक्टिविटी पढ़े होंगे 9th-10th में, कि चीनी जो है पानी में डालने के बाद घुल जाता है। ठीक, घुलने का प्रोसेस क्या था उसका, ये आप सबको लिख के मुझे जमा करना है होमवर्क में। ठीक है, एक एक्टिविटी है आपके 9th-10th में, मुझे नहीं ध्यान है 9th में कि 10th में। ठीक है, कि चीनी जब घुलता है तो उसका घुलने का प्रोसेस क्या है, चीनी घुलता क्यों है पानी में, ये एक्टिविटी था आपका। देन थर्ड है आपका गैसेस। A substance is said to be gas if it has no definite volume and no definite shape। जो गैस है वो हमेशा कंटेनर का वॉल्यूम लेता है, चाहे आप 1 kg गैस लीजिए या आप 10 kg गैस लीजिए, वो पूरा का पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ले लेगा। इट acquires the volume of the container। There is very less interatomic, interionic, intermolecular force of attraction in gases। फॉर एग्जाम्पल H2 गैस। ठीक है, गैसेस बहुत तरीके के होते हैं, बहुत टाइप्स होते हैं, बहुत सारे नाम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, देन हीलियम है, नियॉन है। ठीक है, ये सभी गैसेस है। नेक्स्ट, मैटर। मैटर क्या है, मैटर का डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस में एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये जनरल डेफिनेशन है जो आप सबने पढ़ा है ऑलरेडी। मैटर 2 तरीके से हम बांट सकते हैं मैटर को। सबसे पहला प्योर सब्सटेंस में और दूसरा मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, और मिक्सचर्स वो होते हैं जिनको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, अभी प्योर सब्सटेंस का क्या है, सबसे पहला पॉइंट, इट हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन। Then second point, cannot be separated into simpler substance by physical method। सेकेंड पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे आपने वाटर लिया, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन
वाटर को हम जनरली उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर मुझे हाइड्रोजन अलग करना हो, ऑक्सीजन अलग करना हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे या उसको हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पानी को हम जनरली घर में रख के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल नहीं सकते। देन थर्ड पॉइंट, कैन ओनली बी चेंज्ड इन आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, हम सिर्फ इसे गर्म ठंडा करके इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज कर सकते हैं। देन प्रॉपर्टीज डू नॉट वैरी, प्रॉपर्टी इसका वैरी नहीं करता। पानी को आप कहीं से भी उठा लो, चाहे यहाँ का पानी हो या किसी दूसरे देश का, पानी का प्रॉपर्टी सेम रहने वाला है। देन इधर चले आइए मिक्सचर्स में, वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर का कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। देन कंपोनेंट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर कोई आपने जैसे H2SO4 ले लो, ठीक है, या H2SO4 मिक्सचर तो है नहीं, आप H2SO4 10H2O ले लीजिए, तो होगा क्या कि इसमें सबका प्रॉपर्टीज अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। देन मे बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, हीटिंग प्रोसेस से या कूलिंग प्रोसेस से या डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। देन मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन में हैव वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी मिक्सचर्स में हम डिफरेंट कंपोजिशन करने का मतलब है, अगर एक मिक्सचर में 3 या 4 टाइप के अलग अलग एलिमेंट मिले हैं, तो उन तीनों के हम परसेंटेजेस प्रॉपर्टीज बढ़ा सकते हैं। देन प्योर सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, सबसे पहला एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में वो सब चीजें आएंगे जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो सभी पूरा का पूरा एलिमेंट्स में आएगा। ठीक, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 118। देन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स वो चीजें हैं जो इन एलिमेंट्स को जोड़ के बनते हैं, जैसे H2O, CO2, ठीक, SO2, SiO3, ये सब कंपाउंड्स कहलाते हैं। देन मिक्सचर्स दो तरीके के होते हैं, सबसे पहला होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें हम ऐसे मिक्सचर्स को देखेंगे जिसे आसानी से अलग अलग नहीं किया जा सकता, जैसे हमारा एयर। एयर एक कंपोजिशन है गैसेस का, हवा में बहुत सारा गैस पाया जाता है एक साथ में, ठीक है, जिनको हम जनरली अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अलॉयज, अलॉयज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स। ठीक, जैसे आपके घर का स्टील का बर्तन, ठीक, एल्यूमिनियम का बर्तन, ब्रॉन्ज का बर्तन, तो आप एक्चुअल में जो बर्तन यूज करते हैं घर में, वो सिर्फ एक मेटल का नहीं होता, वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को जोड़ के या उनकी प्रॉपर्टीज को बना के दिया जाता है। देन नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की खासियत क्या है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ये सब एलिमेंट्स अपने अपने प्रॉपर्टीज को अलग अलग दिखाते हैं, जैसे कार्बन एंड सल्फर पाउडर। इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड का मतलब है कि वैसे लिक्विड्स जो मिक्स नहीं होते, जैसे आपका जेल्स, या फिर आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, आप वाटर में थोड़ा सा तेल डाल दीजिए ऊपर से, ठीक, आप एक थोड़े से एक बर्तन में पानी भर लो, उस पानी पे क्या करो, ऊपर से 2 ढक्कन या 3 ढक्कन तेल डाल दीजिए, देखो वो तेल ऊपर में ही तैरता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। देन आपका ब्लड, ब्लड भी पानी में मिक्स नहीं होता, अगर आप ब्लड की बूंद को डाल देंगे पानी में तो वो जाके नीचे बैठ जाएगा। देन सॉइल, फिर सैंड, ये सब इमिसिबल है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में आते हैं। ठीक है, सॉइल को आप अलग अलग कर सकते हैं, सैंड को भी आप अलग अलग कर सकते हैं। तो बेसिक चीज क्या याद रखना है हमें कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर वैसा मिक्सचर है जिनमें प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स का पूरा पूरा नहीं देखने को मिलता, हर एलिमेंट अपना खुद का ही प्रॉपर्टी दिखाता है। उसके बाद अब आप चले आइए ऐसी चीजों पे जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, वो आपको केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ पढ़ना है। ठीक है, एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला मेजरमेंट, मेजरमेंट है क्या? तो
हमें अगर कुछ भी चीज़ देखना हो, जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ से कहीं और जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वहाँ की डिस्टेंस को देखूँगा कि भाई दूरी कितनी है वहाँ की। तो मैं बोलूँगा यहाँ से वो जगह 10 किलोमीटर दूर है, ठीक? अब इस 10 किलोमीटर की दूरी में मुझे 2 चीज़ देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो 10 जो एक नंबर है, 10 इज़ ए नंबर, और दूसरा मुझे मिलेगा किलोमीटर, ठीक? अगर इस किलोमीटर में मैं क्या करूँ, अगर के हटा दूँ, किलोमीटर में अगर के हटा दिया जाए, तो मुझे मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ मीटर, ठीक है? तो ये 10 मीटर और 10 किलोमीटर में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो मेज़रमेंट हमें बताता है कि एक्चुअल में किसी चीज़ का डायमेंशन कितना है, कोई चीज़ अगर लंबी है तो कितनी लंबी है, कोई चीज़ अगर दूर है तो कितना दूर है। ठीक है? तो ये जो 10 किलोमीटर है, इस 10 किलोमीटर में 2 चीज़ें आएँगी। सबसे पहली फिज़िकल क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी हम कहते हैं नंबर्स को, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कि 10, 10 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैं उसे कहूँगा फिज़िकल क्वांटिटी, और दूसरा जो किलोमीटर होगा, उस किलोमीटर को कहेंगे यूनिट, ठीक? क्योंकि यूनिट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और गलती से ड्राइवर ने कह दिया कि 10 मीटर की दूरी में हम उतर जाएँगे, चूँकि वो 10 किलोमीटर है जाना और उसने गलती से 10 मीटर कह दिया, तो आपका दिमाग फटना चालू हो जाएगा। आपको क्या लगेगा, अरे भाई ये ऐसा क्यों बोल रहा है? ठीक? अभी तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है, लेकिन ये 10 मीटर को बोल रहा है। ठीक है? तो यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेज़रमेंट जो है वो 2 हिस्सों में बँटा है। सबसे पहला फिज़िकल क्वांटिटी और दूसरा यूनिट। फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहते हैं, और यूनिट जो है हम उसके यूनिट्स को कहते हैं, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इन सब चीज़ों को। एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस लाइक 10 किलोमीटर, ठीक? और यूनिट का मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ मास केजी के लिए, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड के लिए, ठीक है? अभी आपको अगर टाइम किसी चीज़ में नापना हो, तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली सबसे पहले आवर्स में नापते हैं, फिर मीटर्स में सॉरी मिनट्स में नापते हैं, देन सेकंड्स में नापते हैं, ठीक है? अगर आपको वेरी प्रिसाइज़ डेफिनिशन चाहिए, तो आप सेकंड्स में नापेंगे, ठीक? देन उसके बाद आता है सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम्स किसको कहते हैं? सिस्टम्स एक्चुअली में स्टैंडर्ड को कहा जाता है। अब देखिए, स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि भाई आपके पास अगर किसी को कुछ समझाना हो, ठीक? अगर आपके पास अपना स्टैंडर्ड होगा और सामने वाले के पास अपना खुद का स्टैंडर्ड होगा, तो आप दोनों की बातें कभी मैच नहीं करेंगी और आप दोनों क्या करेंगे? झगड़ना चालू कर देंगे। ठीक? तो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स लोगों ने मिलके क्या कर रखा है कि एक सिस्टम बना रखा है, एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, और उसी स्टैंडर्ड के अंतर्गत हम सबको पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो सबसे पहला होता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकंड कहने का मतलब है कि ये सिस्टम्स जो है हमारे देश में यूज़ किया नहीं जाता। ठीक है, कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो हमें फॉरेन कंट्रीज़ के भी पढ़ने हैं, कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो हमें अपने कंट्रीज़ के पढ़ने हैं, और मेरे ख्याल से आप सबने फिज़िक्स में पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है? सबसे पहला फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। आप एक चीज़ ध्यान लगाइए, आप अगर केक खरीदने जाते हैं मार्केट में, अगर आप केक ऑर्डर करने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं, तो शॉपकीपर आपको क्या पूछेगा कि सर कितने पाउंड का केक आपको देना है? सबसे पहला चीज़, ठीक? पाउंड इज़ अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है? पाउंड जो है वो फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस से लिया गया है, और बेसिकली अगर आप ध्यान लगाएँ, तो आपको पाउंड जो है वो केक में देखने को मिलता है। आप कभी राशन की दुकान में जाके नहीं बोलेंगे कि मुझे 1 पाउंड चावल दे दीजिए, वरना वो दुकान वाला भी आपको पकड़ के पीटेगा, ठीक है? तो आपको बेसिकली ये जो पाउंड है, ये आपको केक में देखने को मिलेगा, ठीक? और इसमें 3 चीज़ें आती हैं, फुट, पाउंड एंड देन सेकंड। हम 3 चीज़ें बेसिकली मेज़र करते हैं। सबसे पहला डिस्टेंस, उसके बाद वज़न, और उसके बाद टाइम। जो मैंने यहाँ लिख रखा है, मास, लेंथ एंड टाइम। तो इस सिस्टम में क्या है, इसको हम शॉर्ट में एफपीएस सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम में फुट जो है लेंथ के लिए यूज़ किया जाता है, पाउंड जो है वो मास के लिए यूज़ किया जाता है, और सेकंड जो है वो टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी चीज़ में एक और चीज़ यूज़ होता है, दैट इज़ फ़ोर्स। फ़ोर्स क्या है? फ़ोर्स का डेफिनिशन क्या है? ठीक है? प्रेशर इज़ फ़ोर्स अपॉन एरिया, तो फ़ोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू
एरिया। अभी देखो एक चीज क्या है, यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स जब पाउंड में हम यूज करते हैं तो वहां पे हम पाउंड नहीं कहते, वहां हम कहते हैं पाउंडल, PDL। फोर्स के लिए स्पेशली यूज किया जाता है पाउंडल। देन यहाँ पे मैंने 1 पाउंडल की वैल्यू लिख रखी है न्यूटन में, और 1 पाउंड की वैल्यू भी लिख रखी है, ठीक है। 1 पाउंड मतलब एक इसका वजन का वैल्यू, और यहाँ पाउंडल मतलब फोर्स का वैल्यू। ये आपको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है, ये यूज होता है कई बार। क्योंकि न्यूटन का मैंने आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखा है कि 1 पाउंडल न्यूटन में कितना होगा, तो आपको ये पूरा का पूरा वैल्यू याद नहीं करना, जस्ट गो टू 4 डेसिमल, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक आपको जाना है। नेक्स्ट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसको हम CGS सिस्टम भी कहते हैं, CGS सिस्टम। इसमें लेंथ सेंटीमीटर में लिया जाता है, मास ग्राम में लिया जाता है, टाइम सेकंड में लिया जाता है, ठीक है। देन 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, 1000 ग्राम 1 kg, एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डाइन, ठीक है। जिसमें जो फोर्स का जो यूनिट लिया जाता है वो डाइन में लिया जाता है। कई बार आपको न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री में जो आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा, वो न्यूमेरिकल में आपको कई बार ये शब्द यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास MKS सिस्टम, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं MKS सिस्टम। लेंथ यहाँ पे यूज होता है मीटर में, मास यूज होता है किलोग्राम में, टाइम यूज होता है सेकंड में, और लास्टली हम यूज करते हैं SI सिस्टम्स, SI यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये पूरी दुनिया में यूज किया जाता है एक साथ, ठीक। बहुत ऐसे कंट्रीज हैं जो इनको यूज नहीं करते, वो अपने देश के ही स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, इसमें 7 बेसिक फंडामेंटल्स यूज होते हैं, 7 बेसिक यूनिट्स हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, एंड लास्टली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन सब का शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, LMTI, कैपिटल T, IV, स्मॉल n। देन नेम ऑफ यूनिट, इसका नाम क्या है और इसका सिंबल क्या है, ये सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है प्रेफिक्सेस यूज्ड इन द SI सिस्टम। प्रेफिक्स जो यूज है, जैसे हम नॉर्मली केमिस्ट्री में क्या करते हैं ना, कि जो वैल्यूज होते हैं बहुत छोटे और बहुत प्रेसाइज होते हैं, प्रेसाइज मतलब एक्यूरेसी मेंटेन की जाती है केमिस्ट्री में, ठीक। इसलिए मेंटेन की जाती है कि केमिस्ट्री का जो वास्ट एप्लीकेशन है वो मेडिकल में देखने को मिलता है, मेडिसिन में देखने को मिलता है, ठीक है। अभी आप मेडिसिन की कोई भी आप दवाई उठा लीजिए, और उसके ठीक पीछे आप देखो कंपोजिशन, कंपोजिशन में आपको 0.001% देखने को मिलेगा, 0.003% देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से परसेंटेज देखने को मिलता है, ठीक है। और ये परसेंटेज बहुत कम होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो इस वजह से क्या है कि केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशंस है वो 10 के पावर्स में लिखा जाता है। जैसे आपने एवोगाड्रो नंबर पढ़ा है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो वो जो 10 की पावर 23, इट्स अ वेरी बिग नंबर। तो केमिस्ट्री में ये बड़े नंबर्स को हम इस तरीके से छोटा करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लिस्ट दे रखा है, और लिस्ट में मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट भी मार्क करके रखा है। देखो ये लास्ट कॉलम जो है, यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जहाँ लिखा है मैंने, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कम से ये आपको 100% याद होने चाहिए, और इसके अलावा अगर आप बाकी याद कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है ये भी मेजरमेंट का एक तरीका है। एंगस्ट्रॉम साइंटिस्ट का नाम था, जिसको हम डिनोट करते हैं ए, और ए के पावर में ऊपर एक 0 आता है, A नॉट कहते हैं इसको, ठीक। तो जैसे नैनोमीटर इंपॉर्टेंट है, पिकोमीटर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एंगस्ट्रॉम भी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। यहाँ मैंने कुछ चेंजेस लिख रखे हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम मीटर में कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम माइक्रोमीटर में कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर में कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम पिकोमीटर में कितना होगा। ये आपको क्वेश्चंस में काफी काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर दे रखा है डिस्टेंस किसी का, तो उसे आप
पिकोमीटर में निकालिए चाहे मीटर में निकालिए, ये आपको दिया जाता है। देन सम अदर कन्वर्जन्स आप सबने ऑलरेडी पढ़ा होगा पहले, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी आप देख सकते हैं। 1 लीटर दिया है मैंने, 1000 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है। उसके बाद टेम्परेचर स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट कहने का मतलब न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट चैप्टर का जो आपको न्यूमेरिकल है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें ये काफी ज्यादा यूज होता है। तो देयर आर 3 डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। सबसे पहला डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। मैंने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का रेंज लिख रखा है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस और 32 से 212 डिग्री सेल्सियस। आप सबको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो हम थर्मामीटर घर में यूज करते हैं वो थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस में होता है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। और जब उसी चीज को हम फ़ारेनहाइट में लेंगे तो ये 0 डिग्री 32 डिग्री में बदल जाता है और 100 डिग्री 212 डिग्री में बदल जाता है। तो ये हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट के इतने बराबर होगा। उसके बाद मैंने यहाँ आपको 3 फॉर्मूला दे रखा है कि फ़ारेनहाइट से हमें डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक, ये 3 फॉर्मूला है। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट 5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 होल डिवाइडेड बाय 9 एंड केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो वैल्यू है 273.15 इट्स एन एक्यूरेट वैल्यू। आप 0.5 नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिलहाल मैं कहूंगा कि आप लेके चलिए, ये आपकी कैलकुलेशंस को परफेक्शन दिलाएगा। ठीक, इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखा है यहाँ, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। ये 10 क्वेश्चंस आपको इन फॉर्मूलाज के मदद से ही बनाने हैं। ये 10 क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूलाज पे बनेंगे और मुझे सबमिट करना है। ठीक है, ग्रुप में आप सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि सब एक दूसरे का कॉपी भी करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे उस ग्रुप से मेरा पर्सनल व्हाट्सएप जो है उसमें आप सबमिट करेंगे, सबको अपना अपना होमवर्क। तो मेरे ख्याल से एक ही ये 10 क्वेश्चन हो गया। इसके ऊपर मैंने और भी कुछ कुछ बीच में कहा है आपको करने के लिए, तो वो भी आप मुझे सबमिट करेंगे। ठीक है, अभी किसी का कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर मैं जब नोट्स अपलोड कर दूंगा तो उसके बाद पढ़ने के बाद भी पूछ सकते हैं। क्योंकि 39 मिनट हो रखा है तो 1 मिनट के बाद अपने आप वीडियो कट भी जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो। 1 मिनट, किसका मैसेज है? ठीक है, विपुल राज लिखा है आफ्टर रीडिंग नोट्स। ठीक है, आप नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से देख लेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ओके।